नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति। इसके तहत मैं धनंजय कुमार वर्मा, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है मेरा परिचय। अब मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बताने जा रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा ये कि आप भी इंटरेक्ट करें, क्वेश्चंस करें। जो कुछ क्वेरी है मन में, जो कुछ भी दुविधा है, चाहे पहले से सोच के रखे हो या पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत आ रही हो, या क्लास में जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया हो, या कहीं अन्यत्र आपने कुछ भी पढ़ा हो, तो बेहिचक आप अपनी बातें रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो कठिनाई है, जो दिक्कतें हैं, या जो कुछ समझने में कठिनाई हो रही है, उसे क्लियर करने के लिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेसिकली फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है। मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको मौलिक अधिकार बताया था, और यह भी बताया था कि मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है किसी के द्वारा भी, किसी व्यक्ति के द्वारा या शासन के द्वारा, तो आप न्यायालय जा सकते हैं, और ये न्यायालय का काम है कि आपको न्याय दिलाए, ये कह सके कि संविधान के द्वारा मुझे यही अधिकार प्राप्त है, मुझे होना चाहिए। परंतु ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शासन के लिए मौलिकता है, आपके लिए नहीं। आप इसके आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते कि संविधान में ये लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन, और ये हो क्यों नहीं रहा है। ये सिर्फ शासन के ऊपर निर्भर है कि वो समय पर इसे लागू करें, उसको सोचें कि क्या किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंट है, बेसिकली उनका काम है नीति निर्धारण करना, कानून बनाना, और उसके कानून बनाते समय जो यहाँ सांसद होते हैं, वो अपने नजर में हमेशा रखते हैं कि जो कुछ संविधान के में लिखा गया है, हम उसे लागू करने में या उसके ऊपर कानून बनाने में सक्षम हैं अथवा नहीं। इनके मुख्य फीचर्स क्या हैं, आप देखिए। सबसे पहला ये है कि ये आयरलैंड से लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि हम जो हमारा संविधान है, जो 1946 9 दिसंबर से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा हो गया, अधिकांश भाग लागू भी हो गया, और पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किए। उस संविधान को बनाने में जो लगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, हमने विश्व के लगभग सारे संविधान का अध्ययन किया, और जो कुछ हमारे देश के लिए हितकर होता, हमने वहां से उसे अपनाया। उसी क्रम में एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से बोरो किया गया इसे। ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी आप इसके आधार पे कोर्ट नहीं जा सकते कि इसे लागू नहीं किया जा रहा है। और तीसरी विशेषता है कि ये सरकार को हमेशा मार्गदर्शन देते रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने एक प्रयास किया है इसका वर्गीकरण करने का, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस रूप में हम समझ सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हमने निम्न रूप से वर्गीकृत किया है।
ये है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका एक भाग हम गांधीयन फिलॉसफी, जो गांधी दर्शन से संबंधित है, उसकी कैटेगरी में रखा है। यानी गांधी जी जो कुछ चाहते थे आजादी पूर्व, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और भारत देश के लिए जो कुछ वो करना चाहते थे भारत की स्थिति को देखते हुए, उसके आधार पे हमने कुछ मुद्दे इसमें रखे हैं। दूसरा है समाजवाद के रूप में जो उस समय की प्रचलित धारणाएं थी सोशलिज्म, उससे रिलेटेड जो मुद्दे इसमें हमने समाहित किया है, उसको हमने इसके कैटेगरी में रखा है। तीसरा है, आपको याद होगा कि 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में कई इज्म, कई वाद चले थे, कई विचारधाराएं निकल के आई। उसमें एक विचारधाराएं थी वेलफेयर, लोक कल्याणकारी। तो हमने लोक कल्याणकारी से संबंधित बातों को भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया है। और एक और वर्गीकरण है, और वो है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को भी हमने इसमें रखा है। यानी इंडिया जो कहा जाता है जिनके बारे में, कि सिर्फ आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी पूर्व से ही हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लेना शुरू किया था। हमने ये प्रण किया कि हम अपने आने वाले समय में जब कभी कुछ भी नीति बनाते हैं तो उसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को भी समाहित करेंगे। अब एक एक करके हम देखते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी के अंतर्गत क्या है। तो गांधी जी हमेशा से कहा करते थे, शुरुआत से भारत में पंचायत राज हुआ करता था, यानी गांव के स्तर पर सरकार हुआ करती थी। तो हम अब भी गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत बनाएं, ग्राम वहां के प्रतिनिधि होंगे और वो गांव के लिए ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमने अनुच्छेद 40 में उस बात का उल्लेख किया है। गांधी जी हमेशा से कुटीर उद्योग की बात किया करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री। हमने इसके तहत कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का भी बात किया है। उसमें गांधी जी मद्यपान निषेध पर बहुत जोर दिया करते थे। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत शराबबंदी, किसी भी तरह के ऐसे पेय पदार्थ जो नशाखोरी के अंतर्गत आता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे चीजों को हमने मनाही किया है, बंदी करने के लिए कोशिश किया है आर्टिकल 47 के तहत। साथ ही साथ गांधी जी हमेशा से न केवल गाय बछड़े बल्कि कोई भी दुधारू जानवर को मारने से बचाने का काम करते थे। उनका कहना था कि जितने भी ऐसे जानवर, खास करके जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उनकी हत्या ना की जाए। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात को भी समाहित किया है। हम समाजवाद के उस रूप को देखें कि समाजवाद के रूप में इन्होंने क्या अपनाया है। तो हमने अपनाया है कि यहाँ के सभी नागरिक को जीवनोपयोगी साधन को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। उन्हें इतना समय दिया जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, यानी लाइवलीहुड के लिए अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही हमने कि लोगों को ऑनरशिप दिया जाए रिसोर्स, संसाधन का, ताकि उससे समाज की भलाई हो सके, सबों की भलाई हो, किसी एक दो के हाथ में ये सारा स्वामित्व ना चला जाए। और इन सब से भी बढ़ के जो सोशलिस्टिक मुद्दे पर सबसे बड़ा एम्फेसिस किया है, वो हमने किया है आर्टिकल 38 के तहत, जिसके तहत मैंने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने ऑल के नीचे अंडरलाइन किया है कि उन्होंने कहा कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय मनुष्य के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में सभी को मिले।
यानी जितने भी एक व्यक्ति के लिए जो चीज आवश्यक है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, उस सब में उनके साथ न्याय हो, किसी के साथ कोई भी मतभेद ना हो, दुर्भावना ना हो। इसी को आगे हम देखें इसी क्षेत्र में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई भी संसाधन किसी एक कुछ हाथों में एकत्रित ना हो जाए जो लोकहित विरुद्ध हो। साथ ही हमने राइट टू वर्क, आपको याद होगा कि समाजवाद या साम्यवाद कामों का अधिकार देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें काम करने का अधिकार नहीं होगा तब तक बाकी के अधिकार उतना महत्व नहीं रखता है। तो इन्होंने काम करने के अधिकार की भी बात किया है, इन्होंने शिक्षा का भी अधिकार का बात किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि हमें बेरोजगार के विरुद्ध, जो बेरोजगार होते हैं उनको सहायता दी जाए, जो डिसेबल हैं, जो बीमार ग्रस्त हैं या जो बूढ़े हो चुके हैं, इनको एक सहायता दी जाए शासन के द्वारा, ताकि ये अपनी जीविका चला सके, ये अपने को असहाय महसूस ना कर सके। और ये सारे के सारे चीज चूंकि ये समाजवाद के क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने इसे समाजवाद की कैटेगरी में रखा है। जो एक और है वो है कि कंडीशन जहां हम काम करते हैं, सिर्फ रोजगार ही मिल जाना या काम कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जहां कहीं भी हम काम करें वहां की जो वातावरण हो, वहां की जो स्थिति हो, वो ऐसा हो जो मानवीय हो। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मातृत्व रिलीफ की भी बात करता है, मैटरनल रिलीफ की भी, कि जो मां बनने वाली हो उनके लिए भी हम काम करें, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से काम करें, उनके हितों में भी निर्णय लें। हम और आगे बढ़ते हुए समाजवाद के जो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि समाजवाद समान रूप से समाज के सभी अंगों के लिए सोचता है, उसी प्रकार से समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपने परिश्रमिक के अनुसार उसे वेतन मिले, उनकी जिंदगी अच्छी हो, और उन्हें जो लेबरर है, जो मजदूर है, उनको भी आराम करने का मौका मिले। हम आगे स्लाइड में ये भी देखेंगे, आपको बता दूं कि इसमें से जितने बात हमने लिखी है, हम अपने संविधान में कहां तक हम लागू करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन हम वो आगे रखे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख लें कि क्या सब अनुच्छेद में वर्णन है इस अध्याय के तहत। नेक्स्ट है वेलफेयर, कल्याणकारी। कल्याणकारी में तभी हो पाएंगे जबकि पूरे देश के लोग एक जैसा रहे, एक जैसा सोचे। उसके लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए समान आचार संहिता। नेक्स्ट है बचपन में उनका देखभाल और 6 वर्ष तक उनकी शिक्षा की उपाय की जाए। नेक्स्ट है जो समाज में आप देखते हैं, सुनते होंगे अक्सर कि कुपोषण, उस कुपोषण को दूर करके हम पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी उनकी रहने की जो स्थिति है उनको ऊंचा उठाएं, आम लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें और स्वास्थ्य की स्थिति को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ खेती, पशुपालन न सिर्फ आधुनिक स्तर पर हो, बल्कि उनमें उनके लालन पालन में भी हम वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं, साइंटिफिक रूप से करें, और तरह तरह के जो ब्रीड होते हैं उनका लालन पालन करें और उसमें लगातार सुधार करते रहें। इसी क्रम में एक और है, वो है कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव को हम लोक सेवा के क्षेत्र में अलग कर दें, क्योंकि दोनों के हो जाने से निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। अतएव सरकार आने वाले समय में ये कोशिश करेगी कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ये वेलफेयर के तहत है। जो चौथा
हमने बताया था कि 4 रूप में हमने बांटा है। उसी क्रम में आखिरी है अंतरराष्ट्रीय। आप देख रहे हैं, स्ट्राइव टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत हमेशा से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करता रहेगा। यदि आपको याद होगा विद्यार्थियों कि आजादी पूर्व ही भारत यूएन के सदस्य बन गए थे। यूएन के सदस्य क्यों बने थे? क्योंकि यूएन का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई और युद्ध ना हो, क्योंकि उनका मानना था कि युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, नुकसान मानवता का होता है। इसलिए हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहेंगे। हम विभिन्न देशों से सम्मानजनक संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, यानी हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं होगा, सबको हम सम्मान देंगे, सबसे सम्मान की अपेक्षा रखेंगे और उसी आधार पर हम दोस्ती भी करेंगे। जो कुछ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि होगी, समझौता होगा, या जो कुछ भी अंतरराष्ट्रीय कानून है, हम उसका पालन करेंगे। हम उससे डेविएट नहीं होंगे, हम उससे अलग नहीं होंगे। और जो कुछ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसके अलावा भी थोड़ी बहुत भी यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी झगड़े या मनमुटाव होता है, तो हम उसे हर तरह से सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। अब इससे पहले कि हम इम्प्लीमेंटेशन में आए और आपको बताएं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि समय कम रहता है, कि अब तक जो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 4 वर्गीकरण देखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है या कुछ जानना चाह रहे हैं आप, तो बताएं। किसी कुछ पूछना है? खंडवा, होशंगाबाद, रीवा, जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं उसका नाम ले रहा हूं। यदि आपके यहां से छिंदवाड़ा से काफी स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, हमीदिया कॉलेज भोपाल, बैतूल, अभी तक जो कुछ बताया हूं उसमें से कुछ जानना हो, होशंगाबाद से कोई पूछना चाह रही है, बताइए। होशंगाबाद बाएं। होशंगाबाद एनएमबी कॉलेज। जैसा आपने बताया 1945 में यूएन का सदस्य बन गया था भारत। हाँ, तो उसकी मतलब जो रूल है, उसकी जो शर्तें हैं, उसमें ऐसा है कि वह देश स्वतंत्र होना चाहिए। तो जब 1945 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उसका सदस्य कैसे बन गया था? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि स्वतंत्र हो। भारत ने अपनी सहमति, भारत को सॉवरेंटी प्राप्त नहीं थी, भारत एक देश था और जो ओरिजिनल 50 देश थे उसमें एक भारत भी है। और ये तो अखंड सत्य है, अकाट्य है। आप जब कभी यूएन का इतिहास देखेंगे या भारत का इतिहास देखेंगे या भारत का यूएन से संबंध देखेंगे, उसमें स्पष्ट है कि भारत उसी समय उसके सदस्य बन गए थे। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ये कई ऐसा देश है अभी भी, जैसे कॉमनवेल्थ के कई देश हैं जो बहुत दिनों तक ब्रिटेन के अधीन ही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके सदस्य थे। इसलिए यूएन में भारत की सदस्यता 15 अगस्त 47 के बाद नहीं, बल्कि 1945 जिस दिन से यूएन बना है, ये संस्थापक सदस्य में से एक हैं। समझे? यस, कोई और? हाँ यस सर। हेलो। हाँ, कहाँ से? जी छिंदवाड़ा से। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, नीति निर्देशक। सॉरी सर, गलती। नहीं, आप क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो आप पहले पूछे वो अलग चीज है, और जो फिर से पूछिए। घबरा गए हैं तो स्थिर हो जाइए, फिर से पूछिए। यस सर, यस सर।
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में बेसिक डिफरेंस बता दीजिए सर। देखिए, डिफरेंस तो बहुत है। जो मूल डिफरेंस इसको जाने, मौलिक अधिकार जो वर्णित है संविधान में, वो यदि हनन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में दायर कर सकते हैं अपनी रिट, और न्यायालय अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको जस्टिस देगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो कुछ वर्णन है वो यदि हनन होता है या लागू नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी ये नॉन जस्टिसेबल है। ये सरकार के इच्छा पर निर्भर है कि वो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को लागू करने में सक्षम है अथवा नहीं। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ कोर्ट जाने का है। कोर्ट हमेशा मौलिक अधिकार के पक्ष में है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि पीएलआई फिर से पीएलआई दाखिल कर सकते हैं कि नहीं उसमें हम? क्या कर सकते हैं? पीएलआई सर, पीआई सर, जो सर वो फिर से अपन जांच करवाने के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं। आपका कहने का मतलब PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? यस सर, सॉरी। हाँ, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ बोलिए। हाँ, तो उसे इस मामले में दाखिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे नहीं, देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यदि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कोई कानून लोकहित के विरुद्ध है तभी आप PIL, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसा लिटिगेशन जो लोकहित में हो। यदि सरकार ने उसको टच ही नहीं किया या टच किया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध हो, तभी आप PIL में जा सकते हैं। कोई ऐसा काम सरकार द्वारा किया जा रहा हो जो आम लोगों के हित के विरुद्ध हो, तभी आप PIL में जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो कुछ वर्णित है उसको अब तक लागू जो किया गया वो कैसे लागू किया गया। सबसे पहले इसमें चूंकि दिया हुआ है इसलिए उसी आधार पर हमने लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, संविधान में संशोधन किया। उसके लिए हमने बैंकों को नेशनलाइज किया, हमने कमजोर वर्ग खासकर SC, ST, OBC के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिसका वर्णन आपने नीति निर्देशक तत्व के तहत समाजवादी सेक्शन में देखा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की कि पूर्ण रूप से परमाणु निशस्त्रीकरण हो जाए, परमाणु बम का। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरा कमिटमेंट है देश का, वो हमने आवाज उठाई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे। फिर आप देख रहे हैं पंचायती राज, जो गांधी जी के सेक्शन में हमने रखा है, उसको हमने अब संवैधानिक रूप दे दिया है और पूरे देश में संसद या विधानसभा के तर्ज पे पूरे देश में पंचायती राज का भी चुनाव होता है। तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी निचले स्तर की सरकार की गठन की है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो लेटेस्ट में है 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने 2002 में शिक्षा का अधिकार दे दिया। जो वहां हमने इसमें सिर्फ निर्देशन था कि कोशिश करेंगे कि शिक्षा दी जाए, उसे हमने अब अधिकार में कन्वर्ट कर दिया और गार्जियन के लिए मौलिक कर्तव्य के सेक्शन में भी ला दिया। तो ये हमने अभी तक जो कुछ मुद्दे थे जिसे हमने इंप्लीमेंट किया और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में समाहित था, उसे हमने लोगों के हित में लागू भी किया। लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना क्या है वो देख लें आप।
सबसे पहला है, जैसा कि अभी छिंदवाड़ा से आपने प्रश्न किया था कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी ये लागू नहीं होता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। कहने का मतलब जिस तरह मौलिक अधिकार को हमने 6 वर्गों में बांट दिया है, 7वां तो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटा दिया गया, 6 वर्गों में बांटा है। लेकिन यहां हमने नीति निर्देशक तत्व को का वर्गीकरण करने में सफल नहीं हुए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इसी के कारण नीति निर्देशक तत्व में जो कुछ समाहित है, उसी के कारण यदा कदा न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल आपको दे दूं, 1967 में गोलकनाथ दास केस हुआ था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी चाह रहे थे, वो सरकार चाह रही थी लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू करें, और गोलकनाथ ने राइट टू प्रॉपर्टी ये दिखा के कि मौलिक अधिकार मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है, कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने मौलिक अधिकार के हित में निर्णय दिया और व्यवस्थापिका ने उस पर ओवरराइड करके नीति निर्देशक तत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये आपको गोलकनाथ में, फिर केशवानंदन भारती केस में, फिर 1982 में मिनर्वा मिल केस में आपको यत्र तत्र ये देखने को मिलता है। इसलिए इसकी आलोचना है कि ये दोनों के आपसी झगड़े के कारण एक संवैधानिक झगड़े व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद इसको कैसे लागू किया जाए या किस रूप में लागू किया जाए, ये कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आलोचना के बाद हम इसके महत्व, आखिर फिर इसका महत्व क्या है, हम इसे आयरलैंड से क्यों अपनाए, तो महत्व ये है, सबसे पहला महत्व है कि जो हमें स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया था, हम समानता के भाव तो हो गए थे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमी थी, हम उसमें समान नहीं हो पा रहे थे। तो ये नीति निर्देशक तत्व हमको सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक रूप से समानता की राह दिखाता है, और यदि इसको पूर्ण रूप से आने वाले समय में लागू कर दिया जाता है तो हम न सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में भी अपने आप को पाएंगे। इसी महत्व के सिलसिले में आप ये देखें कि कोई भी सरकार की अचीवमेंट क्या है, उसने कितने निर्णय लिए, इसका आंकलन करने के लिए मेजरिंग रॉड के रूप में इसको आंकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी चीज बिंदु दिए हुए हैं उसमें से कितने बिंदुओं पर कार्यरत सरकार ने किया अथवा नहीं। इसलिए एक तरह से ये हमको मेजरिंग रॉड के रूप में काम करता है। कौन? तो नीति निर्देशक तत्व। और आखिरी महत्व में हम देखें तो भले ही ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को किसी न किसी रूप में और मजबूती प्रदान करता है। इसमें जो कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, चूंकि वो लोकहित में है और जो कुछ मौलिक अधिकार में है वो भी जनहित में है, तो एक तरह से ये सप्लीमेंट का काम करता है, पूरक का काम करता है, और हमारा मौलिक अधिकार और भी मजबूत होके हमें प्राप्त होता है, और हम अपने अधिकार के लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ समय है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि पीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में ये सारे आपके जनरल नॉलेज का चीज है, जनरल अवेयरनेस का चीज है।
ये आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि कहीं से कोई समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक हमें से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ना सिर्फ वो जो मैंने इसमें बताया है, बल्कि वो सारे चीज भी आप पूछने का प्रयास कर सकते हैं जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है या पहले से आपके मन में है कि ये समझ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। नमस्ते सर, मैं पंकज जैन बोल रहा हूँ, महाकौशल कॉलेज जबलपुर से। सर हाँ बोलिए। कॉमन सिविल कोड को लेकर है कि कॉमन सिविल कोड जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है, तो इसको लेकर लागू करने को अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं किया गया, और इसको लेकर जो राजनीतिक दलों में मतभेद की स्थिति है वो क्यों है, जबकि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और एक संवैधानिक प्रावधान है, तो इसको लेकर जो मतभेद की स्थिति है वो क्यों है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले तो ये बताऊंगा कि लगभग सब तो सही है, लेकिन वो कॉमन सिविल कोड नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। मतलब एक ही हुआ, लेकिन जो शब्द यूज हुआ है संविधान में वो कॉमन सिविल कोड ना होके यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता। इसके अंतर्गत है क्या, पहले ये जान लें। इसके तहत ये कहा जाता है कि भारत में रह रहे सभी व्यक्ति एक समान है। उस कोई भी कानून है देश में यदि वो सबके लिए एक जैसा लागू हो। उदाहरण के स्वरूप हिंदू मैरिज एक्ट कुछ और कहता है कि आप एक ही समय एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, जबकि ये मुस्लिम के लिए लागू नहीं होता है। इस बात को लेके कई वर्गों में, कई धर्मों के लोगों में है कि ऐसा क्यों, एक ही देश में रह रहे लोगों के लिए दो अलग अलग कानून क्यों। अब जो इनका जस्टिफिकेशन है वो भी गलत नहीं है। जस्टिफिकेशन ये है कि हमारी अपनी सामाजिक विचारधारा भी होती है, हमारी अपनी परंपरा भी होती है, और अभी देश उतना मैच्योर नहीं हुआ है। हमारे शैक्षिक स्तर या इलिटरेसी अभी भी इतनी है कि हम उस मुद्दों को अभी टच ना करें। एक समय आएगा जब हमारे 100% लिटरेसी हो जाएगी, हमारे शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो जाएगा, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, तब शायद हम इसे लागू कर पाएं। इसलिए कोई ऐसा कदम हम ना उठाएं जो समाज में वैमनस्यता फैल जाए। इसलिए यदा कदा कई पार्टी इस पर विचार करते हैं, कई पार्टी का मानना है कि लागू हो, लेकिन जो अभी सहमति यही है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अवेयर न हो जाएं तब तक इसे उस स्तर पर लागू नहीं किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं। इससे पहले भी जो किया था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, ये मान के चलिए कि कहीं भी किसी भी स्तर में ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो जरूर समझे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्योंकि एक अध्याय 3 में है, एक अध्याय 4 में है। उसी तरह जैसा इन्होंने प्रश्न किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी तरह आपके मन में और भी कुछ विचार हो रहा हो तो आप अवश्य पूछें। आप कहां से, होशंगाबाद कहां है? किनारे कॉर्नर। आप अपना परिचय दें। नहीं, होशंगाबाद नहीं, नीचे, सबसे नीचे। हाँ बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। माइक। मेरा हाँ, प्रश्न ये है कि पीआईएल हम किसी सरकारी संस्था के अलावा किसी अन्य संस्था के विरुद्ध भी दायर कर सकते हैं या सिर्फ सरकार के विरुद्ध दायर कर सकते हैं? देखिए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट, जो कुछ भी जहां कहीं भी लोकहित का नुकसान हो रहा हो उसके विरुद्ध आप कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही लोकहित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट जैसे मौलिक अधिकार जो है वो सरकार के विरुद्ध भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी कर सकते हैं। जो कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है उसके विरुद्ध आप कोर्ट चले जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपके नजर में कोई भी ऐसा कानून बन रहा है, कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो लोकहित के विरुद्ध है,
तो आप ये लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? अभी समय है, अभी लगभग 5 मिनट है। यदि आप में से कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में, क्योंकि परीक्षा में भी ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि परीक्षा में किसी न किसी रूप में या तो लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। इसलिए इसके हर पहलू को आप ध्यान में रखें। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मुझे ये जानना है 42वें संशोधन द्वारा भी कुछ निर्देशक तत्व जुड़े हैं, वो कौन से हैं? हेलो। हेलो, 42वें संशोधन द्वारा भी सर कुछ निर्देशक तत्व जुड़े हैं, वो हाँ, कौन से हैं? ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, मोन्यूमेंट के संरक्षण से रिलेटेड है। ये 42वें संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, उसमें कुछ जोड़े गए जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। इसके संरक्षण के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया कि हम समय के अनुसार उसके लिए भी काम करेंगे। थैंक यू सर। ओके। और कोई? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? तो हम ये मान लेते हैं कि शायद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप पूरे अवगत हैं और जो कुछ क्वेरी था वो समझ चुके हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेस्ट विशेष कि आप परीक्षा में अच्छा करें। और ये इस प्रश्न के बारे में जब कभी इस टॉपिक के बारे में कहीं पूछा जाता है तो आप इसको समग्र रूप में विश्लेषण कर सकते हैं। ये मेरी अपेक्षा है और मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।